किसी भी कंट्री के लिए करेक्टिव मेजर्स का होना बहुत ज़रूरी है। 2024 जब से शुरू हुआ तब से इमिग्रेशन इंडस्ट्री में बहुत करेक्शंस आई और आनी भी चाहिए थी। कनाडा की बात करें तो स्टार्टिंग में ही आपको मालूम है कि जनवरी 2024 से ही काफ़ी कुछ चेंज हुआ, बहुत बड़े बदलाव हुए जो कि ज़रूरी भी थे। कैपिंग की बात कर लें, चाहे हम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की बात करें, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस की बात करें। जो लोग प्लस टू के बाद शादी करके चले जाते थे वहाँ पर और उनका मकसद वहाँ पर पढ़ने का नहीं था, और हाउसिंग की कितनी बड़ी दिक्कतें आई वहाँ पर। और आपको मालूम है कि मॉर्गेज और रेंट्स कितने इंक्रीज हुए। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और हम कंसल्टेंट्स या एजेंट्स के आगे लग के हम उनको ये कहते हैं कि ठीक है, अब हमें कनाडा बस भेज दो, हम किसी भी तरीके से वहाँ पर सेटलमेंट कर लेंगे। जबकि हमारा मकसद होता है वहाँ पर स्टडी करने का। वहाँ पर हमारा सेटलमेंट का मकसद एक खास स्टेप के बाद का होता है, बट हम वो जिस स्टेप पे हम जाते हैं, जो हम स्टडी परमिट पे जाते हैं, तो वो हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, उसको एक्सप्लॉइट करके हम डिफरेंट वीजाज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हम धज्जियां उड़ा देते हैं, और इसका जो लॉस है वो जो आने वाली जो जनरेशन है उनको बियर करना पड़ता है। तो सिमिलरली ये कनाडा में ऐसा हुआ, क्योंकि 35% कैपिंग हो गई और प्लस टू के बाद डिप्लोमा को डिस्करेज किया गया। डिग्रीज वालों को कहा गया कि आप वहाँ पर जाइए, यदि आपने वहाँ पर अपनी स्पाउस को लेके जाना है तो आप नो डाउट कि मास्टर्स के बेसिस पे जाइए। ऐसी जो करेक्टिव मेजर्स थी, या आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसे एडमिशन मत लीजिए जहाँ पर आपको आपका जो फ्यूचर है वो डार्कनेस में हो। तो कनाडा ने तो बिल्कुल अपना जो एक स्ट्रैटेजी थी वो क्लियर की, उसमें कोई शक नहीं है। यूके ने भी ऐसा किया। यूके ने भी ये कहा कि जब आप पढ़ने जाते हो तो आप पढ़िए, आप पढ़ना छोड़ के यदि आप वर्क परमिट में जाओगे तो हम आपका वो जो स्टडी वीजा है वो कैंसिल कर देंगे, आपको आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, आप वहां पर इलीगल हो जाओगे। तो ये क्यों हुआ सारा? क्योंकि हमने ही गलतियां की। देखो, मैंने शुरू से कहता आ रहा हूं कि करेक्शन तो आनी ही है। चाहे वो ज्वेलरी की मार्केट हो, वहां पर एक जब गोल्ड के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो करेक्शन आती है 10-15% की। जब एक शेयर मार्केट एक अचानक बहुत बड़ा उछाल लेती है तो उसमें भी करेक्शन आती है, रिसेशन भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ही इमिग्रेशन इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा करेक्शन आया, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 5 to 7 years हम मान के चले, बहुत स्मॉल डाटाज भी हम निकाल लें कुछ सालों के, तो उसमें मैं आपको मुझे बिल्कुल हेजिटेट नहीं होगा कि जहां पर 500% तक इमिग्रेशन हुआ। तो कहने का मकसद यही है कि जब हम एक कमरे की, एक रूम की जब कैपेसिटी 100 की होती है, वहां पर 300, 400 या 500 उस कमरे में, उस रूम में आने की कोशिश करते हैं, तो नो डाउट जो बाहर का सिक्योरिटी गार्ड होता है वो करेक्शन लेके आता है कि बाकियों का जो रहना है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से कनाडा ने करेक्टिव मेजर्स लगाए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हाउसिंग की में बहुत बड़ी दिक्कत आई हुई है, हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, इन्फ्लेशन एकदम बढ़ रही है, रिसेशन का दौर आया। खैर अभी रिसेशन के दौर से कनाडा निकल रहा है और बहुत जल्दी निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब जब कंट्रीज करेक्टिव मेजर्स लेके आते हैं तो नो डाउट बेनिफिट होता है, दोनों को बेनिफिट होता है। जो वहां पर रह रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा, जो ओवरसीज जाते हैं, जैसे इंडिया से लोग कनाडा जाएंगे या यूके जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाएंगे, उनको भी बेनिफिट होगा। उनको जब रहने के लिए वहां पर जगह मिलेगी, खाने के लिए एक प्रॉपर फूड मिलेगा, तो उनका रहना भी अच्छा हो जाएगा। अब जो लोग जहां से जा रहे हैं तो उनके लिए ना वहां पर एम्प्लॉयमेंट की कुछ फैसिलिटीज मिली, ना रहने की अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिली, तो वहां पर उनको फिर वो नेगेटिविटी नजर आती है, फिर सुसाइड भी होते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि उस कंट्री का मेन पर्पस क्या है, हम उस कंट्री में क्यों जा रहे हैं। तो पहला पर्पस तो हो गया हमारा स्टडी का, स्टडी हम करने जाते नहीं है। वहां पर मैक्सिमम कोशिश होती है कि पहले वर्क परमिट ले लें, उसके बाद पीआर ले लें। अब उसी तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर कंट्री का एक पर्टिकुलर थॉट होता है स्किल्ड लोगों को यहाँ पर लेके। अब 2015 में जो एक्सप्रेस एंट्री शुरू हुआ, तो पहले भी पीआर के केसेस लगते थे, बट एक्सप्रेस एंट्री में क्या हुआ कि आप 5-6 महीने में आप पीआर ले सकते थे। बेसिक रीजन यही था कि स्किल्ड लोग आए, जिन्होंने मास्टर्स की हुई है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 777-8 बैंड है, आ जाओ हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों ने क्या किया कि 4.5 बैंड पे भी एटलेटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम आ गया, या और कई प्रोग्राम आए। 80 किस्म के प्रोग्राम है कनाडा में पीआर के लिए। तो कहने का मतलब ये कि लोगों ने धड़ाधड़ जब एक रूल को एक्सप्लॉइट करके, एक लॉ को एक्सप्लॉइट करके हम
इलीगल जाते हैं तो फिर वहाँ ये जो ऑलरेडी सिटीजन होते हैं उनको दिक्कत आती है, वो फिर अपनी आवाज़ को उठाते हैं, फिर पार्लियामेंट में आवाज़ आती है, फिर नेचुरली की करेक्शन मेजर्स आती है। तो 2024 में जो करेक्शंस आए वो अच्छे आए हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है वहाँ के सिटीजन का भी और इंडियंस का भी, जहाँ से भी लोग उस कंट्री में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप यदि आपके पास स्किल है तभी आप किसी कंट्री में जाइए। यदि आप कहते हैं कि आपने फिजिकल एजुकेशन लिया और आपने म्यूजिक और पेंटिंग लेके और ज्योग्राफी लेके आप किसी कंट्री में जाके कोई मैकेनिक का कोर्स कर सकते हैं, सॉरी मैकेनिक का काम कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो जाता। अदरवाइज किसी भी कंट्री में चले जाइए, आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। यूके वाले ने भी यही कहा, यूके ने भी एक बहुत बड़ी करेक्शन लेके आया कि यदि आप वहां पर स्टडी वीजा पे जाते हो, पहले डिग्री पे जाओ। स्टडी पे जाते हो तो आप स्टडी मत छोड़ो, स्टडी छोड़ोगे तो आप इलीगल स्टेज पे आ जाओगे, आपको डिपोर्ट किया जाएगा। होता क्या था कि अब कितना स्टूडेंट यूके में गया और जा रहा है इसी बेसिस पे कि जाके हम स्टडी करेंगे नहीं और वहां पर किसी काम धंधे में लग जाएंगे। तो आपको मालूम है, मुझे मालूम है, तो क्या उन कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको मालूम नहीं होगा? तो हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को पता होता है कि उसके मन में क्या है। और जब हम एक गलत थॉट लेकर किसी कंट्री में एंटर करते हैं तो नेचुरली है कि फिर बाकी जो आने वाला जो जनरेशन होती है उनको फेस करना पड़ता है ऐसी जो बुरी सिचुएशंस के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि यूके ने भी करेक्टिव मेजर्स लेके आए, वहां पर भी आप अब आपकी एक पर्टिकुलर सैलरी हो तभी आपको वहां पर स्टे करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज यदि आपको एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा, आपकी एक सैलरी नहीं मिल रही, चाहे दोनों हस्बैंड वाइफ की है, तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो उन्होंने भी ये देखा कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, क्योंकि ये तो है नहीं कि वो आपको ये प्रमोट करें कि आप वहां पर बैगर्स बन जाओ, यहाँ पर आप वहां पर कोई इलीगल एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो जाओ। तो वो चाहते हैं कि आप 30-35 लाख रुपए साल का कमाए दोनों हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि वहां की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बहुत बढ़िया है। तो वो चाहते हैं कि आप उनके मुताबिक स्किल लेकर आइए और वहां पर रहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कनाडा वाले भी यही कहते हैं कि आप वहां पर पढ़ने आए हो तो डिग्री करने आए हो, पर आपके पास स्किल है तो यहाँ पर आइए, हम आपको पीआर देंगे। पर यदि आप यहाँ पर से फिजिकल एजुकेशन लेके और म्यूजिक पेंटिंग लेके और ज्योग्राफी लेके और साइकोलॉजी लेकर वहां पर जाते हो, तो फिर आप कहते हो कि मुझे कोई हेयर ड्रेसिंग काम मिल जाए या कोई कंप्यूटर्स के रिलेटेड काम मिल जाए, या मैं तो शेफ बनना चाहता हूँ, मैं कोई वहां पर अकाउंट्स का कोर्स करना चाहता हूँ, अकाउंट्स का काम करना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे रहती है? न्यूजीलैंड में भी ऐसे कहा, न्यूजीलैंड में ग्रीन लिस्ट निकाली कि जब आप इन कैटेगरीज में आते हो तभी हम आपको यहाँ पर स्टडी या आगे आपको वर्क परमिट देंगे। तो करेक्शंस मेजर जरूरी था, और 2024 मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा ये साल, क्योंकि बहुत करेक्शन आई हैं। सबसे बड़ी करेक्शन तो ये आती है कि जिन लोगों को इमिग्रेशन के बारे में नॉलेज नहीं थी, जो कंसल्टेंट या एजेंट ऐसे थे जिनको मालूम नहीं है कि इमिग्रेशन और माइग्रेशन में फर्क है, वो भी टेबल पे जोर की हाथ मार के कहते हैं कि हम ठीक है जी, हम आपको 100% वीजा लेके देंगे। अब उनका 100% वीजा कहाँ गया? अब तो कनाडा खुद कहता है कि हम 60% वीजे आपको दे पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि करेक्शंस जो आती हैं वो आपके भले के लिए आती हैं। किसी भी कंट्री में यदि आप जाते हैं तो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो यही सोचती है कि आपको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, अदरवाइज तो आप उस कंट्री के लिए इनेक्टिव हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी ये कहा गया कि आपकी जो हस्बैंड वाइफ है, मतलब बीइंग ए पेरेंट्स, आपकी जो टोटल सैलरी है वो 15 लाख के करीब होगी, तब आप आपके बच्चे को यहाँ पर एडमिशन देंगे। +2 के बाद 1 साल का गैप जो हो गया हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, 2 साल का गैप तो हम सोच भी नहीं सकते। अब दिक्कत यही है कि स्टूडेंट क्या करते थे कि +2 के बाद 4-5 साल गैप हुआ, कुछ और काम हुआ नहीं तो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं जी। तो ये चीजें करेक्टिव मेजर्स में आनी जरूरी थी, आई। ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही स्ट्रिक्ट रहा और अच्छी बात है। पहले जीटीई का क्राइटेरिया था, अब जीएसटी आ गया, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले भी इंटरव्यू लेते हैं और एम्बेसी वाले भी इंटरव्यू लेंगे, आपका फाइनेंस चेक होगा। अब उन्होंने चेक किया, फिजिकली वेरिफिकेशन होनी शुरू हो गई कि आपके पास वाकई ही पैसा है वहां पर सेटलमेंट करने के लिए कि नहीं। तो ये चीजें जब आपकी होंगी तो नो डाउट कि वो कंट्री आपके लिए अच्छी फैसिलिटीज देंगे, आपको जो आपका अकोमोडेशन है, आपकी जो एम्प्लॉयमेंटबिलिटी है वो आपको अच्छी देंगे। अदरवाइज वहां पर आपको रोजगार नहीं मिलेगा यदि आपकी एम्प्लॉयमेंट वहां पर नहीं है, आपको वहां पर फैसिलिटी नहीं मिल रही, आपके अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं है, तो सर्वाइवल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। न्यूजीलैंड में भी यही कहा कि आप 6 मंथ्स ओल्ड फंड दिखाइए, चलो 6 से 3 मंथ्स की है, बट प्रॉपर चेकिंग होती है आपके फाइनेंस की। ये नहीं है कि आपके किसी फाइनेंशियल से आपने पैसा शो कर दिया तो आप न्यूजीलैंड चले जाएंगे, वहां पर भी ग्रीन लिस्ट है। तो ग्रीन लिस्ट में आप यदि आपका कोर्स आता है तो आप वहां पर जॉब करेंगे और पढ़ने के बाद जॉब करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू कम बैक टू योर होम कंट्री। यहाँ से उनको शो करके भेज दिया और वहां पर जाके वो सुसाइड कर रहे हैं, मेंटल डिप्रेशन में आ गए, तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है?
तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम तो आ गई हमारे आगे कि अब जिस कंट्री में जाना उसके लिए करेक्टिव मेजर्स है, तो हमें तो उस करेक्शन से गुजर के जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो माइंड में आना चाहिए वो ये है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। यदि आपके पास कोई हेयर ड्रेसिंग का स्किल है, यदि आपके पास अकाउंट्स का स्किल है, यदि आपके पास कोई फार्मेसी कोर्स किया हुआ है, आपने कलरी मैनेजमेंट किया हुआ है, कोई इंटीरियर डेकोरेशन का काम आपको आता है, या आप कोई किसी किस्म के आपने कोई मैकेनिक्स ऑटो मैकेनिक्स का कोर्स किया हुआ है, या आप इलेक्ट्रिशियन का काम करना जानते हैं, प्लम्बिंग का काम करना जानते हैं, मैसन काम करना जानते हैं, या कारपेंटरी का काम करना जानते हैं, तो ऐसे लोगों का वहां पर स्टडी करके आप वहां पर वर्क परमिट में या पीआर में कन्वर्ट हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आपके पास स्किल होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहां पर बैठे और अपने पेरेंट्स से पैसा मंगवा रहे हैं और फिर कहें कि भी ये कंट्री में इम्प्लॉयमेंटबिलिटी की बहुत दिक्कत है और यहाँ पर तो काम मिल नहीं रहा। कमी हमारे में होती है। तो कहने का मतलब ये होगा कि यदि आपके पास स्किल नहीं है तो किसी भी कंट्री में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, प्लस 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो आपके लिए शेयर की थी कि जिन्होंने प्लस 2 में उनके अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं, तो अगर इन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना है तो वो कौन कौन से कोर्सेज वहां पर करें। और जिनका भी 10th का रिजल्ट आया उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि यदि आप टेक्निकलिटीज में आएंगे, यदि आप प्रोफेशनलिज्म में आएंगे, तो मुझे लगता है कि आपका फ्यूचर जो है, यदि आप ओवरसीज एजुकेशन लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत बढ़िया हो जाएगा कि यहाँ से यदि देखो आपने आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, मेडिकल या नॉन मेडिकल लेना है, अब आपका माइंड किस तरफ जा रहा है कि आप ये कि यदि आप हॉस्पिटैलिटी कोर्स करना चाहते हैं, यदि आपके मन में है कि मैं कोई कुकिंग का काम करूं, कोई कलरी मैनेजमेंट करूं, जैसे कुकिंग का ही कहते हैं काम, या मैं कोई बेकिंग का काम कर सकता हूं, या हेयर ड्रेसिंग का काम कर सकता हूं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर सकता हूं, तो फिर आप आर्ट्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके मन में है कि मुझे अकाउंट्स के साथ बहुत प्यार है और मुझे फिनांस के साथ, मार्केटिंग के साथ, एचआर ऐसे मैं कोर्स करना चाहता हूँ, तो फिर आप कॉमर्स का जो स्ट्रीम है, ये जो प्रोग्राम है, ये 10th के बाद ले लेना ताकि आपका ओवरसीज सेटलमेंट अच्छा हो जाए। यदि आपको लगता नहीं, आप इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो, आप कंप्यूटर्स में, आप आईटीज में बड़ा इंटरेस्टेड हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा इंटरेस्टेड हो, या आप किसी किस्म का आप डिप्लोमा या डिग्री करना चाहते हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, चाहे वो लेदर टेक्नोलॉजी है या सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर्स का आईटी का है, तो फिर आप इंजीनियरिंग करिए। यदि आपको लगता नहीं आपने कोई नर्सिंग या आप हेल्थ के रिलेटेड काम करना चाहते हो, कोई फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं, या आपने कोई काइंसियोलॉजी करनी है, जेरेंटोलॉजी करनी है, या ऑप्टिशियन का कोर्स करना चाहते हैं, कोई ऐसा कोई डेंटल का कोर्स करना चाहते हैं, तो फिर आप मेडिकल लाइन में आ जाइए। और मेडिकल लाइन में आते हुए आप मैथमेटिक्स जरूर रखें। कनाडा के लिए लोग क्यों नेगेटिव हो गए, वो कहते हैं वहां पर काम नहीं है। काम कहाँ पर नहीं है? काम नहीं है टोरंटो में, ब्रैम्पटन में, सरी में। ये जो 3-4 मैंने सिटीज बोली है जहां पर काम नहीं है। यदि आप कैलगरी में चले जाते हो, सस्कैचुअन में चले जाते हो, मैनिटोबा में चले जाते हो, नोवा स्कॉशिया में जाते हो, तो वहां पर तो काम की कमी नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि जहां पर ऑलरेडी सैचुरेशन आ चुका है वहां पर आप जाइए। और भी कई एरियाज हैं टू एक्सप्लोर, तो आप वहां पर जाके भी अपना जो फ्यूचर है वो आजमा सकते हैं। तो टाइमिंग्स इजाजत नहीं देते, और नेक्स्ट फ्राइडे मैं आपके साथ नया टॉपिक लेकर इंटरेक्ट होऊंगा, और मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सत श्री अकाल।